हम लोगों ने सरकार के अंग ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, अगर हम इसमें देखें ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के, तो क्या क्या सरकार के अंग होते हैं? सरकार के अंग होते हैं एग्जीक्यूटिव, इसको हिंदी में बोलते हैं कार्यपालिका। फिर इसके बाद होता है लेजिस्लेचर बोलते हैं इसको विधायिका, और फिर इसको बोलते हैं जुडिशरी, JUDICARY, जिसको हिंदी में बोलते हैं न्यायपालिका। ये सरकार के अंग हैं। इसका काम होता है नीतियां बनाना, पॉलिसी बनाना देश के लिए। इसका काम है पॉलिसी बनाना, इसका काम है लॉ बनाना फॉर स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, और इसका काम क्या है? गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की संरक्षक, गार्जियन पहला, और दूसरा जस्टिस बॉडी, न्याय देने का काम करता है, विवादों का निपटारा करने वाली बॉडी, विवादों का निपटारा करने वाली बॉडी। हमने अभी तक जो चर्चा की है हमने वो यूनियन एग्जीक्यूटिव की चर्चा कर चुके हैं, यूनियन लेजिस्लेचर की चर्चा की है, अभी पार्लियामेंट की चर्चा की है। अब पार्लियामेंट की चर्चा मैंने क्या की है? अगर हम यूनियन लेजिस्लेचर की बात करें, यूनियन लेजिस्लेचर हिंदी में अगर हम देखेंगे तो बात कर सकते हैं संघीय विधानमंडल, हिंदी में बोलते हैं संघीय विधानमंडल, ये हिंदी में बोलते हैं। अगर हम संघीय विधानमंडल कहें या इसी का एक नाम और है, वो है पार्लियामेंट, हम पार्लियामेंट कह सकते हैं। पार्लियामेंट को हम कहें तो संसद को संसद कह सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो अभी तक हमने इस मुद्दे पर बात क्या की है? इस मुद्दे पर भी हमने बात की है राज्यसभा होगी, इस मुद्दे पर बात की है लोकसभा होगी, इस मुद्दे पर बात की है प्रेसिडेंट होगा। What is the composition of the Parliament of the India? This is given in Article 79 of the Constitution of India. What is the composition of Rajya Sabha? Given Article 80 of the Constitution of India. लोक सभा का कंपोजिशन आर्टिकल 81 में दिया गया है, और अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो आर्टिकल 52 में कहा गया है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। There are two presiding officers of the Rajya Sabha. The first one is a chairman. हिंदी में इसको कहते हैं सभापति हिंदी में बोलते हैं, और एक वाइस चेयरमैन को बोलते हैं उपसभापति वाइस चेयरमैन को बोलते हैं। इसी तरह से लोकसभा के दो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब पीठासीन अधिकारी, उसका एक का नाम है स्पीकर और दूसरा का नाम है डिप्टी स्पीकर। ये दो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं लोकसभा।
जो चेयरमैन होता है वही वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया होता है। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वही वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्स ऑफिसो मेंबर ऑफ राज्यसभा होगा। एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होगा। इतनी बात हो गई। हमने जैसे कहा इसको अपर हाउस बोलते हैं, अपर हाउस बोलते हैं, या इसी को हम कहें हाउस ऑफ द स्टेट बोलते हैं, हाउस ऑफ द स्टेट्स, राज्यों का सदन, या इसी को हम कह सकते हैं क्या, अपर हाउस, हाउस ऑफ द स्टेट्स, या परमानेंट हाउस, स्थायी सदन। परमानेंट हाउस भी इसी को कह सकते हैं। इसकी बात करें तो लोअर हाउस बोल सकते हैं, निम्न सदन बोल सकते हैं, या हाउस ऑफ द पीपल कह सकते हैं, हाउस ऑफ द पीपल कह सकते हैं, या फिर इसी को हम कह सकते हैं टेम्परेरी हाउस, अस्थायी सदन। टेम्परेरी हाउस, अस्थायी सदन। इसकी बात अगर हम राज्यसभा की करें तो टोटल जो मेंबर हैं, टोटल मेंबर्स जो हैं इसके वो बराबर 250 हैं। इसकी बात करें तो जो टोटल मेंबर्स होंगे इसमें, टोटल मेंबर्स जो होंगे वो 550 होंगे। संविधान में 552 लिखा है जो गलत है, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन नहीं रहे, तो वो 550 टोटल नंबर लेंगे। टोटल नंबर या मैक्सिमम नंबर जो हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर। यहाँ पर मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं, वो हो सकते हैं 550। प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें, प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, तो प्रेजेंट में 233 ये इलेक्टेड होंगे, और 12 मेंबर नॉमिनेटेड होंगे। नॉमिनेटेड हिंदी में बोलेंगे नामांकित होंगे, नामांकित होंगे 12 मेंबर, और 233 ये निर्वाचित होंगे। तो ये निर्वाचित होंगे, ये बात आपको पता है कैसे होंगे। ये जो नॉमिनेटेड होंगे ये कौन नॉमिनेट करेगा, 12 मेंबर को राष्ट्रपति नॉमिनेट करेगा, बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट होंगे। सेकंड पॉइंट, किस फील्ड से होंगे, जो फील्ड, जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र से होंगे उसमें कला है, आर्ट है, एक फील्ड ये, दूसरी लिटरेचर, साहित्य है, यहां से लोग जाएंगे, लिटरेचर, साहित्य। फिर अगर हम देखें, फिर साइंस है, विज्ञान है, यहां से जाएंगे, और सोशल सर्विस, सामाजिक सेवा, सामाजिक सेवा, सोशल सर्विस, सामाजिक सेवा, सोशल सर्विस। माने इन क्षेत्रों से राष्ट्रपति 12 लोगों को नॉमिनेट करेगा। अच्छा, ये प्रेजेंट में इस समय, तो इसका मतलब है प्रेजेंट में मेंबर कितने हैं, वो प्रेजेंट में मेंबर हैं 245, 245। यहां प्रेजेंट में मेंबर अगर हम देखेंगे, प्रेजेंट में मेंबर कितने हैं, तो ये है 543। ये प्रेजेंट में लोकसभा की जो वर्तमान संख्या है वो 543 है। इस समय जो फर्स्ट लोकसभा थी, पहली जो लोकसभा थी, वो टाइम पीरियड 1952 से 1957 के लिए थी, और इस समय 17th लोकसभा चल रही है, और ये 17th लोकसभा 2019 से 2024 के लिए है। ये 7वीं लोकसभा इस समय चल रही है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, जो टर्म ऑफ ऑफिस होगा, कार्यकाल होगा, टर्म ऑफ ऑफिस,
या इसी को हिंदी में बोले कार्यकाल। ये कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। और नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य राज्यसभा के 1/3 को हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स में 1/3, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। ये ऐसा होता है। प्रत्येक 1/3 सदस्य, 1/3 member of the Rajya Sabha retired in every 2 years, ये रिटायर हो जाते हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, उपराष्ट्रपति, देश का जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का चेयरमैन होगा। इसको हम बोलते हैं, ये है प्रेसिडेंट लिखा हुआ, प्रेसिडेंट लिखा हुआ है। इनको सीधे जनता इलेक्ट करती है, इनको सीधे जनता वोट करती है। यहाँ सीधे जनता, यहाँ वोटर जनता होती है और यहाँ वोटर राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ये जो इलेक्शन लिखा हुआ है, ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो वोटर है, यहाँ पर जो वोटर है वो कौन है, वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, सिटीजन ऑफ इंडिया है और 18+ एज कंप्लीट कर चुका है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हम देखें तो जो वोटर्स हैं वो वोटर्स कौन है, वो है मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, हिंदी में लिखना चाहें तो राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इनका वोटर कौन है। अगर हम इनके वोटर की बात करें तो हमने कहा वोटर इनका एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा, इलेक्टोरल कॉलेज होगा। इस इलेक्टोरल कॉलेज को हिंदी में बोलते हैं निर्वाचक मंडल, हिंदी में निर्वाचक मंडल। और इस निर्वाचक मंडल कौन कौन होता है, इस निर्वाचक मंडल में होगा क्या, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स, इसमें दिल्ली और पौंडीचेरी भी शामिल है जो यूटीज हैं, इनके इलेक्टेड के निर्वाचित सदस्य, ये बात हम लोगों की हो चुकी थी, निर्वाचित सदस्य, ये बात हो चुकी थी। LS लोकसभा है, RS राज्यसभा है, ठीक है।
ये बेसिक मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। जो कार्यपालिका है वो विधायिका का अंग होती है। कार्यपालिका इज द मेंबर ऑफ विधायिका। कार्यपालिका के सदस्य जो होते हैं वो विधायिका के सदस्य भी होते हैं। अमेरिका में कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं होते, लेकिन इंडिया में कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक। अभी हम जुडिशरी पे थोड़ा सा बोल लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक हम लोगों का आज इस पे डिस्कस कर लेते हैं, न केवल डिस्कस करते हैं बल्कि इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, साफ करें सर, साफ किया जाए। अब फिर कॉपी निकाल लेंगे, फिर कॉपी निकाल लेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? न्यायपालिका की। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सरकार, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये हम सेंट्रल लेवल पर बात कर रहे हैं। इसी तरह से स्टेट लेवल पर अगर हम बात करें तो स्टेट लेवल पर क्या है? राज्य विधानमंडल है। तो सरकार के अंग वहां पर भी यही होंगे। अगर हम सेंटर की बात करें तो ये मिला। अगर हम स्टेट की बात करें और फिर यही बात है सरकार के अंग कौन है, सरकार के अंग क्या है, उस सरकार के अंगों में क्या आ जाएगा? फिर से यही बात आ जाएगी। क्या? एक तो कार्यपालिका आ जाएगी, कार्यपालिका आ जाएगी, फिर विधायिका आ जाएगी, विधायिका आ जाएगी, और फिर आ जाएगी क्या? न्यायपालिका आ जाएगी, न्यायपालिका आ जाएगी, जुडिशरी आ जाएगी। तो ये स्टेट की जुडिशरी का मतलब है यहाँ पर हम हाई कोर्ट की बात करेंगे और यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। तो कहने का मतलब है हमारे यहाँ जो ये वाला पार्ट अलग अलग है, सेंटर का लेजिस्लेचर अलग है, स्टेट का लेजिस्लेचर अलग है, सेंटर की एग्जीक्यूटिव अलग है, स्टेट की एग्जीक्यूटिव अलग है, लेकिन जुडिशरी दोनों की क्या है? इंटीग्रेटेड है। अब इसी तरह से अगर हम लोकल बॉडीज की बात करें, लोकल बॉडीज की बात करें, तो लोकल बॉडीज की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या क्या होगा? लोकल बॉडीज पे या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर हम देखें, डिस्ट्रिक्ट माने जिला स्तर पर अगर हम देखें, या फिर हम विलेज स्तर पर देखें, ग्रामीण स्तर पर देखें, ग्रामीण स्तर पर देखें, तो जिला स्तर पर जो संरचना है वो 3 टायर सिस्टम है। जिला स्तर पर क्या है? विलेज पंचायत बीपी, ब्लॉक पंचायत बीपी और डिस्ट्रिक्ट पंचायत डीपी। अभी हम लिखवाएंगे विलेज लेवल पर भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर हम देखें और विलेज लेवल पर अगर हम देखें, मतलब हम रूरल एरिया, हम अर्बन एरिया की बात करें और हम रूरल एरिया की बात करें, रूरल एरिया की बात करें, तो अर्बन एरिया पे अगर हम देखेंगे तो नगर निगम है। नगर निगम वहां है जो महानगर है, नगर पालिका वहां पर है, नगर पालिका वहां पर है जहां पर है क्या? नगर है। ये महानगरों में है, ये नगर एरिया में है। और तीसरा जो टाउन एरिया है वहां नगर पंचायत है, नगर पंचायत है, पंचायत है। तो एक तो सेंटर पर गवर्नमेंट ये काम कर रही है, स्टेट पर ये गवर्नमेंट काम कर रही है, लोकल बॉडी जिसको स्थानीय लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट स्थानीय सरकार बोलते हैं। उस स्थानीय सरकार पर कौन कौन है? उस स्थानीय सरकार में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये बॉडीज हैं और विलेज लेवल पर जो बॉडीज हैं वो क्या है? फर्स्ट यहाँ विलेज पंचायत है, ब्लॉक पंचायत है और डिस्ट्रिक्ट पंचायत है। इसका हेड प्रधान होता है, ब्लॉक पंचायत का हेड ब्लॉक प्रमुख होता है और डिस्ट्रिक्ट पंचायत का प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। ये बात है।
तो अगर हम जुडिशरी की बात करें, न्यायपालिका की बात करें, जुडिशरी की बात करें, न्यायपालिका की बात करें, ध्यान दीजिए। अब अगर हम न्यायपालिका की बात करें, न्यायपालिका, अगर हम इसकी बात करें न्यायपालिका की, तो हम देखते हैं सबसे ऊपर क्या है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इसको बोलते हैं सर्वोच्च अदालत। सर्वोच्च अदालत हिंदी में कहते हैं, या उच्चतम न्यायालय कह सकते हैं। हिंदी में कहते हैं उच्चतम न्यायालय, ये सुप्रीम कोर्ट। इसके नीचे क्या है, और ये सुप्रीम कोर्ट एक है, और ये कहां है, दिल्ली में है। इसके नीचे हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, इनको बोलते हैं उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। या इसी को हम बोल सकते हैं क्या, एपेक्स कोर्ट, बातें की एपेक्स कोर्ट भी कहा जाता है इसे। उच्च न्यायालय, इनकी संख्या कितनी है, 25 है, और ये कहां है, स्टेट्स में है, राज्यों में। फिर आप लिख नहीं रहे हैं साथ साथ। फिर इसके नीचे क्या है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को हिंदी में बोलते हैं क्या, अधीनस्थ न्यायालय। और ये अधीनस्थ न्यायालय ये कहां है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। ये कहां है, डिस्ट्रिक्ट में, जिलों में। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स दो तरह से, दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इनको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, एक है सिविल कोर्ट्स। सिविल कोर्ट्स माने हिंदी में दीवानी न्यायालय। सिविल कोर्ट्स हिंदी में बोलेंगे क्या, दीवानी न्यायालय, न्यायालय। एक हम बोलेंगे क्या, इसके नीचे इसको हम बोल देंगे क्रिमिनल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स। इसको हम बोलेंगे फौजदारी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, न्यायालय। और एक हम बोलेंगे रेवेन्यू कोर्ट्स, REVENU, रेवेन्यू कोर्ट्स। इसको हम बोलेंगे राजस्व न्यायालय। ये 3 भागों में डिवाइड, राजस्व न्यायालय ये 3 भागों में डिवाइड। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, ध्यान दीजिएगा। ये एक है और दिल्ली में है, ये स्टेट्स में है, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। ये 3 भागों में डिवाइड है। दीवानी का मतलब है, सिविल का मतलब है आपका मैटर्स जो है, सिविल मैटर्स क्या होता है। सिविल मैटर्स का मतलब है जैसे आपकी मैरिज हो गई, आपकी डिवोर्स हो गया, आपकी लैंड हो गई, और ये लैंड अर्बन एरिया में है, उसकी बात हो गई। इस तरह की चीजें आपकी यहां पर होती हैं। फौजदारी आपको पता ही है, झगड़ा कर लिया, कपड़िया खोल ली। रेवेन्यू अदालत वो अदालत है कि मामला टैक्स से जुड़ा है, वसूलने से। दूसरा मामला जुड़ा है लैंड, लेकिन यहां पर जो लैंड है वो रूरल लैंड है। रूरल लैंड हो सकती है, एग्रीकल्चर लैंड हो सकती है, ऐसे विषय रेवेन्यू कोर्ट में जाएंगे। तो ये सोपान है इस तरह से। देखिए यहां से दीवानी, यहां पर कौन होगा, ये अगर हम हाई कोर्ट देखें या सुप्रीम कोर्ट, अगर हम यहां पर देखें, इस वाले सिस्टम में देखें, तो
चार बातें आएंगी। सबसे पहले अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपॉइंट कौन करता है। दूसरी बात, टर्म ऑफ ऑफिस क्या है, कार्यकाल क्या है। टर्म ऑफ ऑफिस एक शब्द ये आएगा, इनका कार्यकाल क्या है, कार्यकाल क्या है। अपॉइंट कौन करता है, मतलब नियुक्त कौन करता है, नियुक्त कौन करता है। तीसरा, रिमूवल ऑफ ऑफिस, रिमूवल ऑफ ऑफिस, राइट है ना। पद से हटाया कैसे जाता है, पद से हटाया कैसे जाता है, कैसे जाता है, ये एक सवाल है। और एक सवाल यहां पर ये है, एक सवाल यहां पर ये है, क्या रिमूवल ऑफ ऑफिस, टर्म ऑफ ऑफिस, अपॉइंट कौन करता है और पद से हटाया कैसे जाता है, ये। और एक बात और है यहां पर इनके लिए। अब इसी तरह से अगर हम यहां पर देखें इनको, इनको अगर हम देखें इस बारे में, तो ये सबऑर्डिनेट फोर्स है ना। रिमूवल ऑफ ऑफिस, पद से हटाया कैसे जाता है। और अगर रिजाइन इनको देना हो, त्याग पत्र देना हो, तो किसको देंगे। निम्न बात है त्याग पत्र, ये किसे देंगे, त्याग पत्र कर देना। ये चार बातें, यही चार बातें हम यहाँ पर भी लिख रहे हैं। सबऑर्डिनेट फोर्स के जज को अपॉइंट कौन करेगा, पहला सवाल। नियुक्त कौन करेगा, दूसरा सवाल। इनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा, कार्यकाल क्या होगा, तीसरा सवाल। इनका रिमूवल ऑफ ऑफिस, इनके ऑफिस से रिमूवल ऑफ ऑफिस, ऑफिस से इनको रिमूव कौन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर ये रिजाइन देंगे तो रिजाइन किसे देंगे, ये बातें हैं। अपॉइंटमेंट कौन करेगा और प्रक्रिया क्या है। अपॉइंटमेंट में दो बातें, कौन करेगा, कौन करेगा पहला सवाल, और प्रोसीजर प्रक्रिया दूसरा सवाल। इसकी प्रोसीजर क्या है, प्रक्रिया क्या है, ये दो सवाल हैं। फौजदारी का मतलब यही हो गया कि झगड़ा कर लिया आपने, डकैती, लूट कर लिया, लूट हो गई, डकैती हो गई, है ना, हत्या, डेथ, मर्डर हो गया, मर्डर हो गया। ये ईटीसी चीजें कहाँ जाएंगी, ये सारी की फौजदारी मामले हो गए। फौजदारी मामले में तो इस तरह से सोपान है जिला लेवल पर। अब आप ध्यान दीजिएगा, एक होता है शब्द डिस्ट्रिक्ट जज, जिला न्यायाधीश एक शब्द होता है। जब जिला न्यायाधीश दीवानी मामलों की सुनवाई करेगा तो उसको डिस्ट्रिक्ट जज बोलेंगे। एक ही व्यक्ति जब सिविल मामलों की सुनवाई करेगा तो उसको डिस्ट्रिक्ट जज का, यहां पर उस जज को क्या बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज, JUDGE जज, जिला न्यायाधीश। नाम सुना होगा आपने, जिला न्यायाधीश। और जब वही व्यक्ति उसी कमरे में क्रिमिनल मैटर्स की सुनवाई करेगा तो उसको क्या कहा जाएगा, सेशन जज, सेशन जज। हिंदी में बोलते हैं सत्र
न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, न्यायाधीश। इसी तरह से आपने कई बार सुना होगा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, जिला एवं सत्र न्यायालय। इसका मतलब वहां सिविल मामलों की भी सुनवाई हो रही है और क्रिमिनल मामलों की भी सुनवाई हो रही है। कभी एक शब्द आप कचहरी में जाए, कहीं जाए, तो एक शब्द मिलता है जिला एवं सत्र न्यायालय, या इंग्लिश में बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एंड सेशन कोर्ट, ये बोलेंगे। इसका मतलब जब कोई व्यक्ति, सेम पर्सन, जब वो सिविल मैटर्स की सुनवाई कर रहा है तो इस कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट जज, और जब वो क्रिमिनल मैटर्स की हियरिंग कर रहा है इस कॉल्ड सेशन जज। ठीक है, और इसको कॉल रेवेन्यू जज, राजस्व न्यायाधीश बोलते हैं, कॉल इसको बोलते हैं क्या, सुनिएगा मेरी बात, कॉल, सुनिए, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम, जब रेवेन्यू मामले की हियरिंग हो रही है, सुनवाई हो रही है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे रेवेन्यू जज। ये भी वही व्यक्ति है? नहीं, ये वो व्यक्ति नहीं, ये व्यक्ति अलग है। राजस्व न्यायाधीश, इसका है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी होता है जिले का, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। एक तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पावर दे दिए जाते हैं, एक डीएम होता है और एक डीसी होता है। ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, एक डीएम होता है और एक डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हेड ऑफ द रेवेन्यू इन डिस्ट्रिक्ट, किसी भी जिले में रेवेन्यू का सबसे बड़ा अधिकारी यही होता है। लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बात मैं कर रहा हूं, यही डिस्ट्रिक्ट डीएम की बात है। अगर ये कहें तो हेड ऑफ द पुलिस, पुलिस का जो हेड होता है स्टेट में वो डीजीपी नहीं होता है, डीजीपी ऑलरेडी वर्क अंडर द डीएम। हाँ सर, एक क्वेश्चन था ये कि पुलिस की जो हायर पोस्ट होगी वो भी डीएम के अंडर ही, डीएम, डीजीपी डायरेक्ट वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ डीएम। हेड ऑफ द पुलिस होगा, हेड ऑफ द जेल होगा, हेड रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ एंड ऑर्डर, जिले का संभालने की जिम्मेदारी इसी पे, लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी इसी व्यक्ति पर होगी। ये व्यक्ति, ये क्या है, चेक द पासपोर्ट ऑफ फॉरेनर्स, दिस इज द फाइनल अथॉरिटी। यही कि किसी विदेशी का पासपोर्ट चेक करने का अधिकार है इसके पास, मतलब हेड है एक तरह से। ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या है, ये आपकी नेशनलिटी को बताएगा, उसका सर्टिफिकेट देगा। आपकी नेशनलिटी का सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देगा, ना कि डीएम देगा। आपकी राष्ट्रीयता, आपकी मैरिज, आपके एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस होने का सर्टिफिकेट जिसके द्वारा दिया जाता है, स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट जिसके द्वारा दिया जाता है, सर्टिफिकेट जिसके द्वारा दिया जाता है, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही होगा। सो देयर इज मच डिफरेंस बिटवीन द डीएम एंड डीसी। व्हेन डीएम वर्क, जब डीएम को डीसी की भी जिम्मेदारी दे दी जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेवेन्यू रिलेटेड वर्क भी करेगा, उसमें भी न्याय देगा। बात समझ पा रहे हैं सर? तो इसमें हायर पोस्ट डीएम की होगी? डीएम इज द हायर पोस्ट, डीसी उसके अंडर ही आएगा। एक ही जिले में दो डीसी हो सकते हैं या फिर डीएम का कार्य वो भी कर सकते हैं? नहीं, डीसी एक ही होगा। जिले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी अगर कोई होगा वो डीसी होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही होगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ एक ही जिले में दोनों लोग हो सकते हैं, डीएम। हाँ, दोनों यही होंगे, एक डीएम होगा, एक डीसी होगा, किसी लेकिन दोनों आईएएस ऑफिसर हैं।
हाँ, किसी किसी जिले में डीएम को ही, जब वो नहीं होता, हाँ, जब वो नहीं होता तो डीएम को डीसी के काम दे दिए जाते हैं। तो इसका मतलब फिर ये सारे काम डीएम ही करता है। लेकिन डीएम जो है पोस्ट है, डीएम इससे बड़ा है, डीसी से बड़ा है। अब लखनऊ में डीसी भी मिलेगा आपको, लेकिन उन्नाव में डीसी नहीं मिलेगा। वहाँ डीएम ही काम, वहाँ डीएम को भी वही चार्ज दे दिए गए। अच्छा सर, कमिश्नरेट जिस जिले का कमिश्नरेट व्यवस्था में हुआ क्या है, केवल और केवल इतना हुआ है कि अभी पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए फाइनल परमिशन डीएम से लेनी पड़ती है, लेनी होती थी। कमिश्नरेट व्यवस्था में पुलिस को ही अधिकार दिया गया है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए विदाउट द परमिशन ऑफ डीएम वो फाइनल एक्शन ले। कमिश्नरेट व्यवस्था में सिर्फ इतना हुआ, मतलब आईपीएस लॉबी को कुछ ज्यादा अधिकार दे दिए गए, लेकिन अभी भी अंडर डीएम, अभी भी लेकिन वो अंडर डीएम ही वर्क करेगा। सो डीएम इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड whatever the wrong or correct. फादर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जिले का मुखिया है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या मैं थोड़ा आगे बढ़ूं? हाँ, ये रेवेन्यू ले लो। हाँ सर, अगर जैसे डीएम है तो राजस्व का उसके पास राज चला जाएगा, तो डीसी का जाएगा वहाँ पर, जब अगर न्याय का डीसी नहीं कहलाएगा। डीएम एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जब वर्क करेगा तो उसके पास ये सारी पावर होगी। एससी होने का अगर प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा तो उसमें फाइनल अथॉरिटी डिसाइड, फाइनल सिग्नेचर डीएम के ही होंगे। बात क्लियर है कि नहीं? सर्टिफिकेट चाहिए वो फाइनल किसका? सर्टिफिकेट का मतलब है मेरा कि डीएम इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड। डीसी के बाद भी वो चेक करेगा? नहीं, डीसी के बाद नहीं। अगर डीसी, जब डीएम डीसी के तौर पे काम कर रहा है, अच्छा, उसको ये जिम्मेदारी देनी है, ठीक है। तो ये सोपान है, ये क्रम है। दीवानी और फौजदारी न्यायालय, ये शब्द सुनते होंगे। दीवानी के मतलब है सिविल मैटर्स। अच्छा, अभी जब आप पीसीएसजे की तैयारी करोगे तो उसमें ये दो भागों में फिर डिवाइड हो जाता है। एक म्युनिसिपैलिटीज कोर्ट, तो जो शहरी क्षेत्र में है, महानगरों में है, और फिर एक है रूरल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एक म्युनिसिपैलिटीज कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये म्युनिसिपैलिटी कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी डिवाइडेशन इसका हो सकता है। महानगरों में म्युनिसिपैलिटी कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। लेकिन अभी ये जानने की जरूरत नहीं है आपको इतना ज्यादा, पीसीएसजे की तैयारी आप नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको इसी ग्रुप में लिखा, ठीक है। ये हिंदी में ये लूट, डकैती, मर्डर, फौजदारी मतलब जान रहे हो ना, फौजदारी। ये लूट है लिखा है, ये डकैती लिखा है, ये मर्डर हत्या लिखा हुआ है, ऐसे। वो नीचे क्या लिखा हुआ? कहाँ? ये राजस्व न्यायालय के नीचे। ये टैक्स मतलब कर से जुड़ी कोई बात है? नहीं सर, वो वहाँ पे जजमेंट जब देता है नीचे। ये सर नीचे सर काय राजस्व न्यायाधीश, राजस्व न्यायाधीश। तो ये दो भागों में और डिवाइड कर सकते हैं, म्युनिसिपैलिटीज कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। म्युनिसिपैलिटी उनमें होंगे जो महानगर है, और जो नगर है, टाउन है, वहां डिस्ट्रिक्ट होंगे, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट होंगे, ठीक है। लिख लिया सब आपने? ठीक। सर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे मतलब जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट को फिर से हम डिवाइड करेंगे? हाँ, सबऑर्डिनेट कोर्ट को म्युनिसिपैलिटीज कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। महानगर तो अंडर तो डिस्ट्रिक्ट के ही आते हैं ना? हाँ, सुनिए तो मुझे बोलने दीजिए। तो महानगरीय क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र, तो जो महानगरीय क्षेत्र है उसमें भी फिर वही डिवाइडेशन, यही तीनों होंगे।
म्युनिसिपल कोर्ट बोला जाता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं वहां बोला जाएगा। अच्छा, बस फर्क इतना है, वो म्युनिसिपल कोर्ट है। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में 2 से ज्यादा कोर्ट हो सकते हैं। अरे एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही कोर्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। नाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक ही होगा जिले में, उसकी ब्रांचेज कई जगह होंगी। हाँ, वही मतलब है। हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट में एक ही होगा, उसकी पीठ बेंच कई जगह होंगी। जैसे इलाहाबाद में हाई कोर्ट, एक ही यूपी में हाई कोर्ट है इलाहाबाद में, बट उसकी बेंच लखनऊ में भी है। जिला एवं सत्र न्यायालय एक ही होगा जिला में। ठीक है, क्लियर? अब मैं आगे बढ़ूं। यस। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डीएम अलग अलग बात है। जब डीएम को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का चार्ज मिल जाता है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटीज मिल जाती है जिसको उसको प्ले करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ूंगा। तो पहले मैं इस मुद्दे पर बात कर लेता हूं कि इनके अपॉइंटमेंट का तरीका क्या है, नियुक्ति क्या है। अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। पहले ये आ जाते हैं, ऊपर वाली बात कर लेते हैं। तो हेडिंग डालते हैं, क्योंकि इन दोनों का तरीका एक ही है और इनका तरीका इनसे अलग है। तो हेडिंग डालिए, अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। हिंदी में डालिए, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया क्या है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है? प्रोसीजर की बात कर रहा है। बढ़ो आगे में। फर्स्ट पॉइंट सबको अपॉइंट करेंगे ऊपर वाले सिस्टम में। सबको, तो म्युनिसिपल एक कोर्ट है, इसको दिमाग में ऐसे मैंने डाल दिया है ताकि आपको कहीं म्युनिसिपल कोर्ट देखें तो घबरा ना जाए, आपको लगे ये कौन सी कोर्ट है। तो बस यही, इसी को हम म्युनिसिपल कोर्ट कहेंगे अगर वो महानगरीय क्षेत्र में है। ठीक है, एक बात ये ध्यान लीजिए, नियुक्ति कौन करेगा? ये सारी नियुक्ति जितनी भी प्रेसिडेंट, जितने भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ईदर चीफ जस्टिस और जजेस कैन बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। All the judges of the subordinate court is appointed by the governor. Any doubt? No sir. कई बार ये पीसीएसआरओ में सवाल आया, कौन अपॉइंट करता है? सुनिएगा मेरी बात जरा। सवाल कैसे आया? सवाल आया क्या, सबऑर्डिनेट कोर्ट बोले तो अधीनस्थ न्यायालय। सवाल आया अधीनस्थ न्यायालय के जज को नियुक्त कौन करता है? नियुक्त कौन करता है, ये सवाल आया। 4 ऑप्शन आए, कौन करता है? राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी सीजीआई सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो करेक्ट आंसर कुछ नहीं, सब गलत है। करेक्ट आंसर है राज्यपाल करेगा। कई बार बच्चे गलत लगाते हैं, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उनको लगता है लोअर कोर्ट है वही करेगा, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। ऐसा नहीं है। This is not a provision mentioned in the Constitution, Article 236A and P clause.
क्लियर हुई बात की नहीं? तो यहां सारे अपॉइंटमेंट करेगा प्रेसिडेंट। तो जैसे मैंने लिखा, एक है क्वालिफिकेशन, एक करना है योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन योग्यता क्या है ये। इसी तरह से ये 5 सवाल मैं फिल करा रहा हूं और ये 5 नीचे वाले आप पता करके लाएंगे। एक और बात यहां पर क्या है, क्वालिफिकेशन योग्यता, इनकी योग्यता क्या है। क्या मैं अब आगे बढ़ूं? आप कनेक्ट हो पा रहे हैं कि कौन अपॉइंट करेगा यहाँ का बता रहे हिंदी में राज्यपाल। ठीक है, आपने लिखा, लिख लिया तो उधर लिखाइए। ठीक है, इतना लिख लिया। अब बाकी को जो हिंदी में डालना वो यहाँ पर ये भी पूछ लेता है कि अब सवाल यहाँ पर है, मैं अगर आपसे कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में होगा, क्या ये संविधान में लिखा है? हाँ लिखा है। किस आर्टिकल में लिखा है आप पता करके रहिए। ये संविधान में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए कितने सारे सवाल, योग्यता ये नहीं है कि आप डाटा इकट्ठा कर लो ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। जैसे पूछा कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में होगा, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल? अगर हम दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट को उठा के लखनऊ लाना चाहें तो क्या ला सकते हैं? नहीं ला सकते, क्योंकि उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो संविधान में कहां लिखा है? अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बेंच स्थापित करना चाहते हैं, अभी की सुप्रीम कोर्ट की बेंच नहीं है, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बेंच की स्थापना करना चाह रहे हैं भारत के क्षेत्र में, कहीं भी राज्य क्षेत्र में, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है? आप पूछेंगे तो लोग कहेंगे ये तो संविधान को ऐसे नहीं पढ़ना है कि आर्टिकल उठाया और पढ़ लिया। हम उस आर्टिकल की उपयोग, यूटिलिटी, उसको प्रैक्टिकल ऐसे देखेंगे। बात आप समझ रहे? तो ऐसे क्वेश्चन यहां से निकालेंगे कि उसकी बेंच की स्थापना करनी है तो उसकी प्रक्रिया क्या है, कौन अनुमति देगा, व्हाट इज द प्रोसीजर, और जो बोलेंगे वो लिखा होना चाहिए। अगर लिखा है नहीं है और वह बोल रहे हैं आप, तो ये पाप है। जैसे एक बच्चा सुबह आया तो मैंने कहा ज्वाइंट सेशन को प्रिसाइड कौन करता है? ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? जब भी लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन होगा तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? आप बोलो कौन करेगा? ज्वाइंट सेशन होगा लोकसभा और राज्यसभा का, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? आप बताओ। वाइस प्रेसिडेंट। अब देखिए राज्यसभा के सर गड़बड़ हो जा रहा है। उसकी अध्यक्षता स्पीकर करेगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। हमने कहीं लिखवाया है आपको ज्वाइंट सेशन को कौन प्रिसाइड करेगा? स्पीकर करेगा, लिखवाया है लोकसभा। अरे मतलब ज्वाइंट सेशन संसद का, पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन अगर है तो उसको कौन प्रिसाइड करेगा? बुलाने का अधिकार तो प्रेसिडेंट को है। बुलाने का नहीं, ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? ज्वाइंट सेशन, अगर संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है लोकसभा और राज्यसभा का, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? स्पीकर करेगा। क्या नहीं लिखवाया ये? अरे लिखवाया होगा, सवाल ही नहीं लिखा। स्पीकर करेगा। और सुन लीजिए, अगर स्पीकर नहीं है, मैं दिखा दूं लिखा हुआ आपको, आप ही की कॉपी में लिखा हुआ दिखा दूं, लाइए।
एक दिन ये छोटे में स्पीकर हुआ था, फिर इसके आगे स्पीकर हुआ था, कहाँ मॉर्निंग वाली क्लास स्पीकर हुआ था ना एक बार। मेरे कॉलम में तो लिखा है मॉर्निंग वाले में लिखा है सर। मॉर्निंग वाली स्पेशल पावर और स्पीकर का लिखा है। स्पेशल पावर ऑफ स्पीकर आपको नहीं लिख पाया, ज्वाइंट सेशन में लिखा हुआ है। आपको नहीं लिख पाया। अब सीधे हमने इमरजेंसी स्टार्ट कर दिया था ना, पार्लियामेंट के बाद से emergency start कर दिया था। अच्छा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, हाँ ठीक है, ठीक है। चलो इस मैं बता दे रहा हूँ, अभी कराएंगे, कुछ नहीं सब आगे पीछे। स्पीकर ऑफ लोकसभा करेगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं है तो कौन करेगा? डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा करेगा। और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं है तो वाइस चेयरमैन करेगा, चेयरमैन नहीं करेगा। कभी भी उपराष्ट्रपति देश का है, वो ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता नहीं करेगा, वो राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा। तो ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन क्या है? वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा करेगा। ये प्रावधान संविधान में दिया है, राइट? ये प्रावधान संविधान में दिया गया। कुछ लोग से पूछिए अगर ये तीनों ना हो तो क्या करेंगे, तो इसके बारे में वो जो बोलते हैं वो बड़ा जो सीनियर होगा उनमें से क्या क्या बोल देते हैं। तो इसका जो अगर ये तीनों नहीं है फिर इसको कौन करेगा? तो आप वही बोलेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, एक मैकेनिज्म है बनाने की, उसको पता करना। यहाँ रीजनिंग थोड़ी लगेगी, मैथमेटिक्स नहीं लगेगी। तो जैसे सर कौन करेगा फिर दोनों? अभी तो बताएंगे, विस्तार से चर्चा है चीजें पूरी। एक बात हमने सोचा शायद आपको बता दिया है, वो सुबह वाले बैच में हुआ। हम अभी 1-1.5 घंटे पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? सर पहले आराम से करिए, फ्री है, ठीक है। अच्छा, तो ये पता करिए दिल्ली में क्यों है, दिल्ली में है तो क्या संविधान में लिखा है? मान लो दिल्ली से हम लखनऊ लाना चाहें, इंटरव्यू में भी आप देखिए पीसीएस में कितने लोग, 1100 लोग पीसीएस क्वालिफाई किए मेंस एग्जाम, 1100 लोग क्वालिफाई किए और वैकेंसी कितनी है पीसीएस में? 400। इसका मतलब है क्या कि 700 लोग घर चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे 700 लोग घर? ऐसे ही सवाल पूछ लेगा, सारी योग्यता धरी की धरी रह जाएगी। पूछ लेगा कि आप सुप्रीम कोर्ट को हम दिल्ली से स्थानांतरित करना चाह रहे हैं, लखनऊ लाना चाह रहे हैं, तो क्या प्रक्रिया है? ये किसी किताब में मिलेगा, सारे नोट्स सारी किताबें बेकार हो गई। हाँ तो वही बात है, आप कह रहे हो अमेंडमेंट करके फिर हम लेकर के आएंगे, तो ये बात आप बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। हम क्योंकि मैंने पढ़ा है, देखिए गड़बड़ा गया, लोग रीजनिंग लगा दे रहे हैं कि हम अमेंडमेंट करेंगे और लेके आएंगे, जबकि ये बात है नहीं। ये बाई प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होगा। अब आप सोच भी नहीं सकते हो, अच्छा राष्ट्रपति की आदेश से ऐसा होगा, तो दिक्कत बस यही है। इसीलिए जो लिखा है उतना ही बोलिए, जो नहीं लिखा है वो मत बोलिए। बस समझ रहे हैं? जैसे लोग इस देश में ना मोटिवेट, एक वो एमबीए चाय वाला, उसने कितने युवाओं का करियर बर्बाद कर दिया। हर युवा कॉन्फिडेंस से ठेला लगा रहा, कहा हम भी बहुत बड़े आदमी एक दिन बन जाएंगे। उसने क्या किया? बर्बाद कर दिया। लोग हम क्या करते हैं ना, मोटिवेट हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, अच्छा ऐसी बात है। अब किसी को ठेला लगाने पे शर्म नहीं लग रही, उस व्यक्ति ने इतना गंदा नेचर डाल दिया। कोई पकौड़ी की दुकान लगा रहा, कोई पकौड़ा वाला हिट हो गया, कोई पूड़ी वाला हिट हो गया, हम भी हिट हो गए, अच्छी बात है ना। लेकिन वो पकौड़ा पकौड़ी जो कर रहा है बहुत बड़ी आबादी है, अगर उसकी सक्षमता और योग्यता कहीं और है तो उसको वहां निवेश करना चाहिए। सोचिए 400 वैकेंसी है पीसीएस में,
आप गिनो 400 तो 400 गिनने में 1 घंटा लगेगा, आपको एक चाहिए होगी। अच्छा, दो तरीके से इन चीजों को सोचना है। एक तो 700 लोग घर चले जाएंगे, तो ये तो हो गई नेगेटिव बात, 400 लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोच के डर के एग्जाम से आउट हो रहे हैं तो ये तो नकारात्मकता है, इसको नकारात्मकता बोलते हैं, इसी को नेगेटिविटी बोलते हैं कि आप चीजों को ले कैसे रहे हो, आधा ग्लास भरा है कि आधा ग्लास खाली है। 400 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं ये ले रहे हो, या 700 लोग बताओ मेंस देने के बाद भी चले जाएंगे। तो ये सोच के आप डर सकते हो, डर के आप अपनी तैयारी प्रभावित कर सकते हो, या आप बैक हो सकते हो। ये आपका मौलिक अधिकार है, आप इसे एक्सरसाइज कर सकते हो। लेकिन जब आपने ये कर लिया तो फिर करोगे क्या? क्योंकि एक बार जब आप डर गए तो हर बार आपकी यही सोच आपको डराएगी। ठीक है, प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया क्या है? तो क्या मैं इसको साफ कर दूं अगर ये बात आपको पता चल गई? यस सर। हाँ, साफ कर दो, साफ किया जाए। यस सर। कुछ पूछना तो नहीं है किसी को यहां पर? ठीक है। अब ये भी पूछ लिया जाता है कि सबऑर्डिनेट का प्रोविजन संविधान के किस भाग में दिया गया है? ये कई बार सवाल आया, तो पार्ट 6 में दिया गया है। किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 232 से लेकर के, और ये आर्टिकल है सबऑर्डिनेट कोड के 237, आर्टिकल 237 ये आर्टिकल है। संविधान ये पूछा, सबऑर्डिनेट कोड के बारे में पूछा जाएगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बारे में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा सबऑर्डिनेट कोड चलेगी। सबऑर्डिनेट कोड अधीनस्थ न्यायालय संविधान के बाद 6 में दिए गए हैं, आर्टिकल दिए गए हैं। राज्यों के राज्य न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय 233 से 237, 233, 233 से 237। कई बार ही पूछा गया है सबऑर्डिनेट कोड संविधान के किस भाग में दिए गए हैं, ये आर्टिकल कहां से कहां दिए गए पूछ लेता। लेकिन यही बात आपको इनके और इनके लिए नहीं जाननी है। पढ़ना क्या है, पहले तो ये है पढ़ना क्या है। पढ़ना कैसे है, पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है, कैसे है, और दूसरी है जो पढ़ लिया है वो याद कैसे है। यही 3 मेजर क्वेश्चन है ना। पढ़ना क्या है, पढ़ना कैसे है, और याद कैसे रखा जाए। तो जैसे कोई चीज दी गई है, देयर वाज अ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, इन दिल्ली, तो आपके दिमाग में आ जाए यार दिल्ली है, और मान लो दिल्ली से हम सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाह रहे हैं लखनऊ, तब क्या है प्रोविजन, उसकी कोई बेंच हम स्थापित करना चाह रहे हैं तब क्या प्रोविजन है। हाई कोर्ट, नए हाई कोर्टों की स्थापना हो रही है, उसका क्या तरीका है, इनिशिएटिव टेकन बाय, किसके द्वारा इनिशिएटिव लिया जाता है, उसकी प्रोसेस क्या है। अच्छा, किसी राज्य से हमें हाई कोर्ट का रिमूवल करना है, आप पूछिए तो लोग कहेंगे आप पागल हो गए हैं। आप पूछिए कि हमें हाई कोर्ट किसी राज्य से हटाना है, व्हाट इज द प्रोसीजर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आप पागल हो गए हैं। कहने को कोचिंग सुबह शाम तक लिए बैग कट्टी पहने चले जा रहे हैं। आप कभी पूछिए, किसी से पूछिए, आप जस्ट ट्राई करिए कि मैं हाई कोर्ट लखनऊ से हटाना है, या हमें इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उस चाहते हैं वो हाई कोर्ट इलाहाबाद लखनऊ में आ जाए, व्हाट इज द प्रोसीजर, पूछिए। और उससे पूछिए जिसने न्यायपालिका पढ़ रखा हो,
तो आपको आइडिया लगेगा एक्चुअली करना हो गया। तो मैं इसको साफ कर दूं, ये दिमाग में रहेगा, ठीक है। अब जैसे क्या है ना, अब अगर रिजाइन करना है, रिजाइन करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सीजीआई को रिजाइन करना है तो किसको रिजाइन करेगा? प्रेसिडेंट को रिजाइन करके भेज देगा। किसी भी जज को रिजाइन करना है किसको करेगा? प्रेसिडेंट को रिजाइन कर देगा। हाई कोर्ट की चीफ, किसी को भी रिजाइन करना है किसको देगा? राष्ट्रपति। यहां रिजाइन करना है तो मामला पलट जाएगा। यहां अगर आपने गवर्नर बोल दिया तो गलत हो जाएगा। देखिए सीक्वेंस में कितना अच्छा लग रहा है यार, रिजाइन करना अच्छा राष्ट्रपति, यहां रिजाइन करना अच्छा गवर्नर, मामला गलत हो जाएगा। अब आपको आप लगा दिए क्या रीजनिंग, आप लगा दिए क्या मैथ, हो गया गड़बड़। और सवाल वो वही से ही पूछेंगे जिसको आपने ध्यान कर दिया है और आप रीजनिंग और मैथमेटिक्स लगाने की आदि है, क्योंकि ऐसे ही गधों को निकालना है। बात आप समझ पा रहे हो? ठीक है, साफ करें इसे। तो वो भी प्रेसिडेंट को ही करेंगे ना, कोई भी ना प्रेसिडेंट को नहीं करेंगे, प्रेसिडेंट को नहीं करेंगे। देखा फिर रीजनिंग लग गई और वो गलत हो गया। अब आप ये पता करके आएंगे कि गवर्नर को करेंगे या नहीं करेंगे। हमारी बात छोड़ दो, मैंने गलत बोल दिया है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई भाई। अब तुम पता करके आओगे कि वो रिजाइन अगर जज सबऑर्डिनेट कोर्ट का जज देगा तो किसे देगा। मुझसे गलती हो गई, मेरी बात छोड़ो। बात क्लियर हुई? तो ये आपका जानने का हक है। तो लोग क्या करते हैं, यहां पर फोकस कर लेंगे ज्यादा, हेलो, यहां थोड़ा कम और यहां करेंगे ही नहीं। हाँ है ना, हाँ है ना, हाँ है ना। हम कह रहे हैं आपको उल्टा चलना है, सबसे ज्यादा फोकस यहां करना है। अब ट्रेंड देखिए, सबसे ज्यादा फोकस यहां करना है। अब ट्रेंड देखिए, जब हम कहेंगे पढ़ा कैसे जाए, तो मैं ये बात कह रहा हूं कि आपको सबसे ज्यादा फोकस कहां करना है? सबऑर्डिनेट कोर्ट पे करना है, क्योंकि जिस पर आपने सबऑर्डिनेट कोर्ट में फोकस कर लिया और ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, मैं विश्वास और भरोसा दिलाता हूं इस बात का कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। मैं कहता हूं जब भी आपने क्या किया, लोकल गवर्नमेंट को आपने ठीक से पढ़ लिया, उनके चुनाव कैसे होते हैं, स्थानीय सरकार, पंचायत और नगर पालिका लेवल पर, अगर ये आपने पंचायत और नगर पालिका पढ़ लिया तो कॉन्फिडेंस से ये बात कहता हूं कि आपको स्टेट लेजिस्लेचर और यूनियन लेजिस्लेचर में कम वक्त देना पड़ेगा। तो आपको तैयारी यहां से शुरू करनी है। तो पढ़ा कैसे जाए भाई, कैसे या पढ़ा क्या जाए, तो फिर वो हिट हो जाएगा, छप जाएगा। पानी लेके आना पानी साफ करें से, यस ठीक है। तो पहली बात तो ये जानना है कि सबसे ज्यादा फोकस आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट पे करना है। पूरा एक एक रेसा रेसा क्लियर कर लो। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट? द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वर्ड मेंशन्ड इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ये सब वो सवाल है जो पूछे गए हैं। डिस्ट्रिक्ट जज मींस व्हाट? ऐसे सब करें से। सर पानी ले लिया इससे, हाँ उसमें है नहीं। चलो 2 बूंद है ना, ठीक है। जैसे एक दिन मैं ये मार्कर चला रहा था, ऐसे ही चला रहा था और ये साफ नहीं होता, ये देखिए ये ऐसे बना हुआ है। तो यहीं पर एक स्टूडेंट था, उसने कहा सर बोर्ड खराब हो गया लग रहा है। थोड़ी देर रुकना पड़ता है। सुन तो लो मेरी बात, अभी आप देखिएगा, इसे अप्रोच देखिएगा। हम आपको बहुत छोटी छोटी चीजें समझाते हैं। इसको चलाया, ये अब देखिएगा, इसको चलाया, ठीक है, ये कस के और चलाया।
अब देखिए जब हम इसको साफ करेंगे, साफ हो गया, एक साफ नहीं हो रहा था, अभी साफ हो गया। जैसे अगर हम इसको करें और इसको करें, साफ हो गया। फिलहाल ये साफ नहीं हो रहा था, अभी भी देखिए जैसे रो बनी हुई है। तो कह रहा था बोर्ड खराब हो गया, हमने कहा गधे मार्कर खराब हो गया। दोनों में से कुछ खराब नहीं हुआ, चलाने के बाद 1-2 सेकंड रुक जाइए। नहीं, जैसे ये चलाइए, ये अगर आप इस वाले मार्कर से चलाइए और कुछ देर बना रहने दीजिए, तो ये क्या कर लेगा, उस इंक को फिर साफ करने में आपको समस्या आएगी। आप ट्राई करिएगा। तो ये मार्कर नहीं खराब हो गया, एक्चुअली इंक खराब हो गई। नहीं समझे? करिएगा ट्राई, तब करके जाइएगा। तो आगे हम लोग क्या पढ़ें? चलिए, फीलिंग क्या है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के नियुक्ति की प्रक्रिया है ना। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहले, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति की प्रक्रिया, प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है? इसको कुछ डिवाइड करते हैं। छब्बीस जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, हाँ या ना? यस सर। से लेकर के 1973 1973। और याद करिए कि 24 अप्रैल को एक फैसला आया था, याद हो, 1973 को। कौन सा फैसला था? केशवानंद भारती केस। तो फिर 25 अप्रैल 1973 को क्या हुआ, इस पर बात कर लेंगे। अभी दो बातें बताते हैं। 25 अप्रैल 1973 को क्या हुआ, इस पर बात कर लेते हैं। आर्टिकल 124 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है, 124वां संविधान का अनुच्छेद ये कहता है कि एक सीजीआई होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और प्लस 7 अदर जजेस होंगे। ये आज भी लिखा हुआ है। माने 26 जनवरी 1950 को स्थिति क्या थी? एक सीजीआई और 7 अदर जजेस, ये स्थिति थी। कुल 8 लोग सुप्रीम कोर्ट में थे। ये वाली संख्या बढ़ाने का अधिकार पार्लियामेंट को, संसद कानून पारित करके ये संख्या बढ़ा सकती है। तो पहली पॉइंट, संसद को सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार है, बढ़ाने का अधिकार है। संसद ने एक लॉ पास किया, संसद ने जो कानून पास किया वो था सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2010,
किया है सुप्रीम कोर्ट, नंबर ऑफ जजेस, अमेंड एक्ट 2019, ये सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में पास किया और ये संख्या बढ़ा करके कितनी कर दी, आज के समय में कितनी कर दी, 33। 2019 के पहले ये 30 थी। समय समय पे संसद ने बढ़ाया ना संख्या को। 2019 में जब ये संख्या बढ़ाई गई तब यहां पर कितने नंबर थे, तब नंबर थे 30। तो पहले 7 किए गए, फिर 12 किए गए, फिर 18 किए गए, फिर 22 किए गए, फिर 25 किए गए, फिर 30 किए गए। अब कितने हो गए, 33। टाइम समय समय। लिख लिया? लिख लिया? ACGI। इसको अपॉइंट कौन करेगा, अपॉइंट नियुक्त कौन करेगा, अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसको कौन अपॉइंट करेगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस CJI समझ पा रहे हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक। दूसरी, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विथ द एडवाइस ऑफ, विथ द एडवाइस नहीं, सहमति को इंग्लिश में बोलते हैं कंसल्टेंट, परामर्श, विथ द कंसल्टेंट ऑफ CJI। क्या इतनी बात क्लियर हुई? कंसल्टेंट, परामर्श, कंसल्टेंट इंग्लिश में परामर्श करेगा, परामर्श करेगा। ठीक। और कंसल्टेंट जब अपॉइंट करेगा इसको तो प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा, कंसल्टेंट विथ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही थिंक्स फिट, जैसे वो ठीक समझे। राष्ट्रपति जैसा उसके विवेक पर है कि वो किससे ठीक समझता है। अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, appoint by the president of India, by the president of India, with the consultant of Supreme Court and High Court judges as he thinks fit, जैसे वो ठीक समझे। हिंदी में लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट
को इनकी राय माननी पड़ेगी। लिखा हुआ है with the consultant of Supreme Court and High Court judges as he thinks fit। और राष्ट्रपति जो भी करेगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होगा उसकी सलाह पर करेगा। तो लिख लीजिए, मैं हिंदी में बोल रहा हूं। सीजीआई को अपॉइंट राष्ट्रपति करेगा। सीजीआई को अपॉइंट राष्ट्रपति करेगा। या इसको हटा ही दें क्योंकि अंडरस्टूड बात है। प्रेसिडेंट इतनी तो बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए। हेलो, इस जगह एक लॉ चल रहा था और वो लॉ है लॉ ऑफ सीनियरिटी, वरिष्ठता का नियम। वरिष्ठता का नियम यहाँ चला, लॉ ऑफ सीनियरिटी। क्या लॉ ऑफ सीनियरिटी? जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज होता था उसी को राष्ट्रपति सीजीआई अपॉइंट कर देता था। ये पंडित नेहरू ने बड़ी अच्छी प्रथा डाली इस देश, और इस प्रथा का पालन 26 जनवरी 1950 से और ये होता रहा 24 अप्रैल 1973 तक। देश में एक बड़ी अच्छी प्रथा थी। तो इसका मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, भाई राष्ट्रपति जो करेगा वो कौन? राष्ट्रपति ये है, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो भी करेगा उसके पीछे है कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसका हेड कौन है? पीएम। क्लियर? तो लॉ ऑफ सीनियरिटी, वरिष्ठता का नियम चलता है। जो वरिष्ठ होता उसी को सीजीआई अपॉइंट कर दिया जाता। ठीक, अब यहां पर मैं एक बात आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं कि 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती केस का फैसला आया, जजमेंट ऑफ द केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारतीय केस, केशवानंद भारतीय केस, भारतीय केस ये है, और ये 7/6 से फैसला है, माने 7 पक्ष में। अभी तक की सबसे बड़ी बेंच कब गठित की गई? सुप्रीम कोर्ट की। वो केशवानंद भारती केस के सिलसिले में गठित की गई। बेंच का मतलब केवल इतना होता है, किसी संवैधानिक विषय पर जब कोई फैसला देना होता है तो उस पर जो कॉन्स्टिट्यूट होती है जजों की, उसको बेंच बोलते हैं। 7/6 से फैसला दिया। क्या दिया? 7/6 से फैसला था। ये 7/6 से फैसला क्या था कि सुप्रीम कोर्ट की संसद, फैसला क्या था? संसद संविधान में, संविधान के किसी भी भाग में, किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है। सत्य यह है कि मौलिक की संविधान का मूलभूत ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए।
प्रभावित नहीं होना चाहिए। Parliament can amend any part of the Constitution of India. The condition is the basic structure of the Constitution is not affected. Clear? पक्का? और इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था? इंदिरा गांधी जी। इन 7 ने जो फैसला दिया, इसमें हम 3 नाम यहां पे ले रहे हैं। इन 7 के 3 नाम, वो जस्टिस जे.एम. सेल्टर, जस्टिस जे.एम. सेल्टर एक जज ये था, जस्टिस ए.एन. ग्रोवर, जस्टिस ए.एन. ग्रोवर दूसरा जज ये था, जस्टिस एन.एस. हेगड़े, ये जस्टिस ए.एन. हेगड़े एक जज ये थे, और इन 6 में जो नाम है वो एक नाम हम लेते हैं जस्टिस ए.एन. रे, जस्टिस ए.एन. रे। मतलब मेरे कहने का मतलब इन 6 लोगों में एक जस्टिस ए.एन. रे थे, जो सरकार, जो इंदिरा गांधी के साथ थे, मतलब एक तरह से ऐसे कह सकते हैं, अनौपचारिक शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उनका मानना था कि ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो पार्लियामेंट में प्रतिबंध लगाती है। और इधर ये 3 थे, इनका मानना था पार्लियामेंट पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है क्योंकि इंदिरा गांधी जी। तो सबसे टॉप पे सीनियर कोई था तो वो ये था, दूसरा ये, तीसरा। तो फर्स्ट टाइम 25 अप्रैल 1973 को प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन से जस्टिस ए.एन. रे, जो सीनियरिटी पर चौथे नंबर पर आते थे, उनको सीजीआई बना दिया गया। माने लॉ ऑफ सीनियरिटी ब्रेक कर दी गई फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। माने कार्यपालिका का न्यायपालिका में इंटरफेयर हो गया। जो एक स्वस्थ डेमोक्रेसी की परंपरा चली आ रही थी वो वायलेट हो गई। बात समझ में आई है नहीं आई? मैं बताना क्या चाह रहा था, जो हेल्दी डेमोक्रेसी थी, इसको हम क्या कहेंगे? ये हेल्दी डेमोक्रेसी है, हाँ या ना? स्वस्थ लोकतंत्र था, पक्का? उस हेल्दी डेमोक्रेसी में क्या था? एग्जीक्यूटिव अलग काम कर रही है, जुडिशरी अलग काम कर रही है, लेकिन अब एग्जीक्यूटिव क्या करने लगी? इंटरफेयर करने लगी। कहां? जुडिशरी में। कहां? जजों की नियुक्ति के में। ठीक, तो जस्टिस ए.एन. रे को साहब क्या बना दिया गया? सीजेआई बाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया बाय प्रेसिडेंट इशू नोटिफिकेशन। प्रेसिडेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया और उसी समय उनका कार्यकाल कुछ समय बाद खत्म हो रहा था, तो सीजीआई बना दिया गया। और सीजीआई बना दिया गया तो प्रेसिडेंट ने इशू कर दिया क्या? नोटिफिकेशन की नेक्स्ट सीजीआई ये होंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई? मतलब मैं कहना चाहता हूं द रूल ऑफ वायलेटेड द रूल ऑफ लॉ ऑफ सीनियरिटी। इसका मतलब कार्यपालिका का, एग्जीक्यूटिव का न्यायपालिका में इंटरफेयर हो गया। समझ पाइए बात? यस। ये इतनी हेल्दी डेमोक्रेसी थी यहां पर कि एक बार 1964 में जफर इमाम, ध्यान दीजिएगा, जफर इमाम सीनियर थे मेंबर, जफर इमाम और एक गजेंद्र गडकर, ये दो नाम हैं। ये सीनियर थे लेकिन ये सीजीआई नहीं बने और ये सीजीआई बने 1964 में। पंडित जी थे लेकिन ये अस्वस्थ थे और इन्होंने जब हवाला दे दिया नेहरू को, पंडित नेहरू को लेटर लिख दिया कि वो अस्वस्थता की वजह से सीजीआई नहीं बन पा रहे हैं, तो पंडित नेहरू ने फिर गजेंद्र गडकर को सीजीआई बनाया।
माने उसमें भी बड़ी स्वस्थ परंपरा थी। बात आप समझ पा रहे हैं कि अगर कोई आपसे कहीं नहीं ऐसा एक बार हुआ तो ऐसा हुआ है, ये जफर इमाम ने खुद मना कर दिया सीजीआई करने से, तब गजेंद्र गढ़कर सीजीआई बने। तो यहां पर लॉ ऑफ सीनियरिटी ब्रेक नहीं हुई बिकॉज ऑफ द अस्वस्थ कारणों से। ठीक है, तो वायलेट द रूल ऑफ सीनियरिटी, वरिष्ठता का नियम का अतिक्रमण हुआ, माने कार्यपालिका ने न्यायपालिका में हस्तक्षेप किया, जजों की नियुक्ति को लेकर। रूल ऑफ सीनियरिटी माने हिंदी में लिखना चाहें तो वरिष्ठता के नियम का अतिक्रमण किया गया, कि नियम का अतिक्रमण किया गया, अर्थात कार्यपालिका ने न्यायपालिका में हस्तक्षेप किया, है ना, हस्तक्षेप किया। ये पहली घटना इंदिरा जी के समय की है। दूसरी घटना इंदिरा जी के समय और ले रहे हैं। मतलब एक उदाहरण तो हम ये दे रहे हैं कि कैसे इंदिरा जी के टाइम पर कार्यपालिका ने न्यायपालिका में इंटरफेयर किया, माने जजों की नियुक्ति जो एक फेयर तौर पे हो रही थी उसमें कैसे जो सरकार के साथ थे फैसले में उनको कैसे प्रमोट किया गया। ठीक, दूसरा हम एक केस ले रहे हैं, आप क्या उस जगह तक पहुंच पा रहे हैं जो मैं समझा रहा हूं? यस सर। कनेक्ट हो पा रहे हैं या नहीं? परेशान तो नहीं हो रहे हैं? एक हम एडीएम जबलपुर केस ले रहे हैं, जबलपुर केस 1976। एक दूसरा केस, एक तो ये तारीख की घटना, 25 तारीख की घटना हमने ली। तो प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन कब इशू हुआ? ये 25 अप्रैल 1973 को इशू हुआ, माने जस्ट दूसरे दिन। एडीएम जबलपुर, एडीएम जबलपुर केस 1976, इसको हम लोग स्टडी करेंगे कि ये केस क्या है। एडीएम जबलपुर केस 1976 क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। इस समय इमरजेंसी लगी हुई थी देश में। कब लगाई गई इमरजेंसी? 25 जून 1975 को इस देश में इंदिरा गांधी जी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पर आपातकाल लगा दिया। इस तारीख को आपातकाल लागू कर दिया गया। तो जब आपातकाल लागू हुआ तो अनलॉफुल अरेस्टिंग स्टार्ट हो गई। जितना भी विपक्ष था उसकी आवाज को दबाने के लिए इंदिरा जी ने उनको पकड़ के जेलों में ठूंस दिया। और स्टार्ट्स अनलॉफुल अरेस्टिंग, हिंदी में लिखेंगे अवैध तरीके से लोगों की गिरफ्तारी शुरू हो गई। अवैध तरीके से लोगों को गिरफ्तार किया
किया जाएगा, हिंदी में लिखेंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में इस बात में अनलॉफुल अरेस्टिंग अगर हुई तो आर्टिकल 21 वायलेट हो गया, हाँ या ना? और 20 और 21 अनलॉफुल अरेस्टिंग, पर्सनल लिबर्टी वायलेट हो रही है। तो इसका मतलब है 20 और 21 तो सस्पेंड होंगे नहीं, लेकिन यहां पे 21 वायलेट हो रहा है। इसका मतलब है वायलेट क्या हो रहा है? हेलो, वायलेट क्या हो रहा है? आर्टिकल 21 का अतिक्रमण होगा, है ना? अब 21 का अतिक्रमण हुआ तो मामला सुप्रीम कोर्ट गया, 32 सस्पेंड हो जाएगा, उनके लिए सस्पेंड हो जाएगा जो 20 और 21 के अतिरिक्त हैं, बाकी 20 और 21 के लिए 32 रहेगा। बात क्लियर है? तो मामला सुप्रीम कोर्ट गया। एवीएम जबलपुर केस में 5 जजों की बेंच बैठी, 5 जजेस बेंच बैठी, और इस 5 जजों बेंच में 4-1 से फैसला हुआ कि द हैबियस कॉर्पस, माने हैबियस कॉर्पस रिट होगी अगर 21 वायलेट होगा किसी का, बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो उसमें कहा हैबियस कॉर्पस रिट नॉट इशूड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। अब सरकार इसका मतलब अगर अनलॉफुल अरेस्टिंग कर रही तो आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खड़े कर दिए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हाई कोर्ट कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी का है। ये नेट पर डाल के देख लीजिएगा, आपको आनंद आ जाएगा। इस केस में 4 से फैसला क्या है? 4-1 में 4 लोगों ने क्या कहा? द हैबियस कॉर्पस रिट, हैबियस कॉर्पस हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण एक रिट होती है आर्टिकल 32 के तहत। हैबियस कॉर्पस रिट डज नॉट इशू ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। बात समझ में आई या नहीं आई? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, हिंदी में लिखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी नहीं की जा सकती। ये फैसला हो गया मतलब ये हाँ 4 से फैसला हुआ, लेकिन एक ने कहा जारी की जा सकती है। इंदिरा जी को कटक गया होगा यार, अगर जारी कर दी जाएगी तो अनलॉफुल अरेस्टिंग होगी, लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट डांट देगी सरकार को, इनको रिहा 5 की वो छत्ती थी। लेकिन जिस एक ने ये हिम्मत करके दिखाई उसका नाम था एचआर खन्ना। जो एक जज इसके खिलाफ था वो एचआर खन्ना था। एचआर खन्ना साहब थे जज, और ये सबसे सीनियर मेंबर थे, इन्हीं को सीजीआई बनना था। दूसरे नंबर के सीनियर मेंबर जो आ रहा है वो इस तरफ थे, वो जस्टिस बेग थे, जस्टिस बेग थे। तो इंदिरा जी ने क्या किया, इनको बनना था सीजीआई, इंदिरा जी ने फिर से रूल ऑफ सीनियरिटी को वायलेट किया और जस्टिस बेग को सीजीआई बना दिया बाय प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन। तो अगर आप ये कहें किसी से कि इंदिरा जी के समय में कार्यपालिका ने, न्यायपालिका ने हस्तक्षेप किया, तो 2 आपके पास एविडेंस हैं। माने इन 2 एविडेंस के आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि इंदिरा गांधी जी ने गांधी के समय कार्यपालिका का, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका का न्यायपालिका में हस्तक्षेप बढ़ा। सही बात है या नहीं? में हस्तक्षेप बढ़ा, हस्तक्षेप ऊपर है लगा दिया बढ़ा। इसके 2 एग्जाम्पल, बाकी लिख लेंगे ना आपकी तरफ से, क्या लिखना है लिख लेंगे ना? नहीं लिख पा रहे, मैं पूछिए, मैं बता दूं। सर
जस्टिस बेग, जस्टिस बेग BEG, और ये HR खन्ना जस्टिस है। 4-1 फैसला, तो इन्होंने क्या फैसला दिया होगा? हैबियस कॉर्पस जारी की जा सकती है, जारी की जा सकती है। ये बात इंद्रजी को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। तो HR खन्ना सीनियर होने के बावजूद भी CGI नहीं बने, जस्टिस बेग को CGI बनाया। लिख लीजिए, मैं आपको समय दे रहा हूं, लिख लीजिए पूरी तरह से। तो अभी नहीं खत्म हुई ना? क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अभी थोड़ा एक आध दिन आपको परेशानी भी होगी मन, लेकिन अभी धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा। थोड़ा हम आपके लेवल पे नहीं आएंगे, आपको आना पड़ेगा मेरे लेवल पे। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? तो क्या इस सेंटेंस को डिलीवरी देते समय आप एविडेंस दे सकते हैं कि कार्यपालिका का न्यायपालिका में हस्तक्षेप बढ़ा, और यहां पर साफ सुथरा काम होता है। क्योंकि सुनो, CGI को कौन अपॉइंट करेगा? राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का बैकबोन क्या है? ये। और अगर रूल ऑफ सीनियरिटी फॉलो किया जाएगा तो ना ये कुछ है ना ये कुछ है, काम चलता रहेगा। हाँ या ना? जैसे टोकन लीजिए, बड़ी भीड़ है, टोकन लीजिए, टोकन से लीजिए, तो ये जस्टिफाइड है। रूल ऑफ सीनियरिटी मतलब टोकन से काम होगा। क्लियर हुई बात? आप अब एक सवाल उठा। क्या सवाल उठा? सुनो, क्या सवाल उठा? इतनी बात क्लियर हुई? तो 2 पॉइंट के बाद हम तीसरा पॉइंट उठा रहे हैं। लिख लिया सर? अखिल बाबू, हाँ सर, लिख लिया? सर ये एडीएम क्या था? एडीएम, हाँ एडीएम, एसडीएम के नीचे आता है ना? तो अच्छा ये वहाँ चले गए, इसके सामने। ठीक है। बिल्कुल बस है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। यस सर। साफ करें से, बोलो आपने लिखा? क्या लिखा? क्या? एडीएम जबलपुर केस, ठीक है। सुप्रीम 5 जज हैं, 4-1 HR खन्ना, 4 में इस तरफ लिखिए जस्टिस बेग थे, 4 में एक जस्टिस बेग न्यायाधीश जस्टिस बेग थे, और इनको CGI बनाया गया, जबकि HR खन्ना को CGI बनाना चाहिए था। तो यहां पर 2 ऐसे एग्जाम्पल हैं जिससे पूरी तरह से रूल ऑफ सीनियरिटी को ब्रेक किया गया। तो एक सवाल आया, क्या सवाल है? हेलो, हाँ हाँ, अच्छा, बस फिर आ रहे हैं थोड़ी देर में। ठीक है, कोई बात? ठीक ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। एक सवाल, 25 अप्रैल को क्या हुआ और 1976 को क्या हुआ? हाँ यार, ठीक। अब एक सवाल सुन लीजिए मेरी बात।
जब सीजीआई को अपॉइंट करेगा राष्ट्रपति तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करेगा जिसको वह ठीक समझे। आई थिंक फिफ्थ ये मूल संविधान में लिखा था, परामर्श। और यहां पर भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसल्टेंट। परामर्श का मतलब क्या है? Does कंसल्टेंट मींस कॉन्करेंस? क्या परामर्श का अर्थ सहमति है कि आपने मुझसे परामर्श ली, अब आपने मैंने जो दी अब आपको मानना ही पड़ेगा? Now the million dollar question is what is the definition of concurrence? कंसल्टेंट, परामर्श का अर्थ क्या है? Now the topic is this, तो बात आप समझ पाएंगे। तो now डच, अब एक सवाल खड़ा हो गया, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में विवाद। Does consultant means concurrence? हिंदी में क्या परामर्श का अर्थ सहमति होगा? और अगर परामर्श का अर्थ सहमति हो जाए तो न्यायपालिका ताकतवर हो जाएगी, हाँ है ना? और परामर्श का अर्थ सहमति नहीं होगी तो कार्यपालिका ताकतवर रहेगी, हाँ है ना? जजों की नियुक्ति के वक्त बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बिल्कुल कनेक्ट कर पाए आप या नहीं? बात क्लियर हुई? अब इस वाले टॉपिक में हम 4 जजेस केसेस ले रहे हैं। इस वाले टॉपिक में ये टॉपिक यहाँ देखिए कैसे बढ़ा। फर्स्ट जजेस केसेस का हवाला देंगे। फर्स्ट जजेस केसेस ये हवाला देते हैं फर्स्ट जजेस केसेस का 1981। फिर सेकेंड जजेस केसेस, ये सेकेंड जजेस केसेस आया है 1998। फिर थर्ड जजेस केसेस आया है और ये थर्ड जजेस केसेस आया है। थर्ड जजेस केसेस पहला ये फर्स्ट जजेस केसेस, सेकेंड जजेस केसेस आया है 1993 और थर्ड जजेस केसेस ये आया है 1998 और फिर फोर्थ जजेस केसेस आया है, वाह ला इलाहा इल्लल्लाह, फोर्थ जजेस केसेस आया है 2000, ये आया है 15 फोर्थ जजेस केसेस, फोर्थ जजेस केसेस 2015। बस ये फाइन। तो फैसला होगा इस बात का क्या कि परामर्श का अर्थ सहमति होगा या नहीं होगा। अगर सहमति नहीं होगा तो फिर कार्यपालिका ताकतवर रहेगी और न्यायपालिका के जजों को नियुक्त करने का काम कार्यपालिका अपने हाथ में ले लेगी और जो कार्यपालिका के फेवर में काम करेंगे कार्यपालिका और न्यायपालिकाओं को पुरस्कार के तहत सीजीआई और जज बनाएंगे। बात क्लियर हुई कि नहीं? ये ओवरऑल ये वाले टॉपिक में इतने कंसेप्ट है। बात क्लियर है? सेकंड फोर्थ जजेस इसको विस्तार से चर्चा इस पे हम लोग कल ही करेंगे 2 बजे से। कल सर की क्लास नहीं होगी, मेरी क्लास 4 घंटे चलेगी। कल 2 बजे आना, 4 घंटे लगातार मेरी क्लास चलेगी जैसे पहले की तरह। तो ये प्रक्रिया हम लोग कल